महाराज ये आलोक नगर कहाँ है? क्या देवगढ़ और संबलपुर के करीब ही है? जोगी बोला, मूर्ख, ये आलोक नगर है, वहाँ न देवगढ़ है, न संबलपुर है, न काशी है, न हरिद्वार है, न मथुरा है, न बरादन है। ये तो आलोक नगर है, संसार वालों की नज़रों से छुपा हुआ शहर है। इसी वास्ते मैंने इसे आलोक नगर कहा है। आलोक का मतलब है जो गायब हो, जो किसी को दिखाई ना दे। ये शहर किसी को दिखाई नहीं देता। शहर मौजूद है मगर वहाँ आज तक संसार का कोई आदमी नहीं जा सका। तुम्हारी पत्नी को सपेरा वहीं लेकर गया है। मेरा जहन एक नई परेशानी में उलझता जा रहा था। मैंने कहा, महाराज आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आलोक नगर को कौन सा रास्ता जाता है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जोगी बोला, मूर्ख हो, वहाँ कोई रास्ता नहीं जाता। इसके चारों तरफ आदमखोर दरख्तों का जंगल है, मगरमच्छों से भरे हुए जोहड़ हैं, हाथी छेवा घास की झाड़ियों के अंदर दलदले हैं। दरख्त आदमखोर झाड़ियों में छुपे हुए हैं। इन झाड़ियों और दरख्तों से कोई चींटी भी जिंदा नहीं गुजर सकती। मुझ पर इंतहाई मायूसी का आलम तारी हो गया है। किसी वक्त ख्याल आता कि ये जोगी झूठ बोल रहा है, मुझे डरा रहा है, इसका ज्ञान ध्यान झूठा है। जब ये ख्याल आता है कि जोगी मेरा हमदर्द है, खैर ख्वाह है, इसने पुलिस से मेरी जान बचाई है और मेरा दुश्मन नहीं है, वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा है। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, महाराज अब जबकि आपने मेरी जान बचाई है तो मुझे कोई ऐसा तरीका भी बता दीजिए कि जिसकी मदद से मैं अपनी पत्नी के पास पहुंच जाऊं, इसे जालिमों की कैद से आज़ाद करा सकूं। जोगी हंस पड़ा, बोला, तुम मोह माया के जाल में फंसे हुए लोग बड़े मूर्ख हो, परंतु मैं तुम्हारे वास्ते जो कुछ कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। वो उठकर कोने में गया और वहाँ से एक थैला उठाकर ले आया और मेरे सामने इसी तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। इसने थैली खोलकर इसमें से एक छोटी थैली निकाली, इसे खोला और इसमें स्याह रंग की एक शीशी निकालकर अपने सामने रख ली। शीशी पर भद्दा सा कॉक लगा हुआ था। कहने लगा, सुन मूर्ख, आलोक नगर के चारों तरफ जो जंगल है इसे लोग यमदूत वन कहते हैं। इसका मतलब है मौत का जंगल। इसी वन में जैसे ही कोई मनुष्य, कोई भूला भटका आदमी दाखिल होता है तो इसकी बू पाकर जंगल के आदमखोर दरख्त, आदमखोर झाड़ियाँ, जहरीले सांप और मगरमच्छ चौकन्ने हो जाते हैं। जंगल में दाखिल होते ही या तो इसे कोई जहरीला नाग डस लेता है या कोई आदमखोर दरख्त इसे अपनी तरफ खींचकर चट कर लेता है और या कोई ना कोई मगरमच्छ इसको मुंह में दबाकर तालाब के गहरे पानियों में घसीट कर ले जाता है। तुम जाओगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैंने कोई सवाल न किया। मैं समझ गया था कि जोगी ने थैली में से जो शीशी निकाली है इसमें ज़रूर कोई ना कोई पुरस्कार बात है। जोगी ने शीशी को अपनी हाथ में उठाते हुए कहा, इस शीशी में गंगा जल है। इस गंगा जल पर अग्नि मंत्र फूंका गया है। ये सिर्फ हम जोगी सन्यासी लोग इस्तेमाल करते हैं। इस गंगा जल में तेरे लिए मुक्ति है। तू गृहस्थी है। जोगी सन्यासी गृहस्थियों से दूर रहते हैं, मगर तू अपनी पत्नी से प्रेम करता है, अपनी बीवी के लिए परेशान है, इसलिए जान की बाजी लगाने को तैयार है। इस वास्ते मैं तुम्हारे लिए ज़रूर मदद करूंगा। इसने मेरी मौजूदगी में मूर्ति के सामने चौकी पर रखी छोटी सी खाली प्याली उठा ली। शीशी का कॉक खोलकर इसमें से गंगा जल या जो कुछ भी इसमें था इसके चंद कतरे प्याली में डाले। फिर लोटिया में से थोड़ा सा पानी डालकर प्याली मेरी तरफ बढ़ाया। ले मूर्ख, इसको पी जा। मैं कुछ झिझका, खुदा जाने इसमें क्या चीज़ डाली हुई थी। मुझे हिचकिचाते देखकर जोगी ने प्याली वाला हाथ पीछे खींच लिया। दिल नहीं मानता तो मत पी। मैंने जल्दी से कहा, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, मैं ज़रूर पीऊँगा। मैंने प्याली जोगी के हाथ से ली और शीशी के कतरों वाला गंगा जल पी गया। इसका जायका कुसैला सा था। मैंने प्याली चौकी पर रख दी और जोगी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, जानते हो तेरे शरीर में कैसी शक्ति आ गई है? तू नहीं जानता, मूर्ख है। सुन, अब तुझ पर सांप के कांटे का असर नहीं होगा। चाहे नाग देवता का सांप तुझे डस ले, तुझ पर इसका जहर असर नहीं करेगा। और सुन, इस खास जड़ी बूटी वाले जल के असर से तेरी बदन से ऐसी खुशबू निकलना शुरू हो गई है कि जंगल के कीड़े मकोड़ों, जोहड़ों के मगरमच्छ तुझसे दूर भाग जाएंगे। आदमखोर दरख्तों की शाखें और खून चूसने वाली खूनी झाड़ियाँ तेरी बू पाकर सिमट जाएंगी और तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। अब तू बेखौफ होकर आलोक नगर के खूनी जंगल में चल फिर सकेगा। मुझे जोगी की बातों पर कुछ एतबार आ रहा था, कुछ एतबार नहीं आ रहा था। इतना मैंने ज़रूर सुन रखा था कि जंगल की बात जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं कि इनके असर से हैरत अंगेज़ कारनामे ज़ाहिर होते हैं। मैंने पूछा, महाराज इस जड़ी बूटी का असर कितने दिनों तक रहेगा? जोगी बोला, जब तक तुझे मौत नहीं आती इसका असर बदन में मौजूद रहेगा। सर्द रात गुजरती जा रही थी। अब मेरा टारगेट आलोक नगर का खूनी जंगल था, जहाँ दुष्ट सपेरा मेरी बीवी को अगवा करके ले गया था। मैं रातों रात दिल्ली शहर से निकल जाना चाहता था। दिन के वक्त खतरा था कि मैं पुलिस के काबू में ना आ जाऊं। मैंने जोगी से कहा, महाराज अब जब कि आपने मेरे अंदर खतरनाक मगरमच्छों और आदमखोर दरख्तों झाड़ियों से बचने की ताकत पैदा कर दी है तो मुझे ये भी बता दें कि आलोक नगर का जंगल किस तरफ है, ताकि मैं अपनी बीवी को वहाँ से निकाल सकूँ। जोगी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। इसने आंखें बंद कर ली, सर को 2-3 बार हिलाकर झटका दिया, आंखें खोली और कहने लगा, ये दुरुस्त है
कि तुम पर सांप के जहर का असर नहीं होगा। आदमखोर झाड़ियाँ तुम्हारी बू पाकर सिमट जाएंगी, मगरमच्छ तुम्हारी बू से डर कर भाग जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई अजदा तुम्हें ज़रूर निगल सकेगा। अजदा और बंदरों पर तुम्हारी बू का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें अजदहों और बंदरों से खबरदार रहना होगा। मुझे खुद आलोप नगर के जंगल का रास्ता मालूम नहीं है। मैं तुम्हें जोगन माया देवी के पास भेज रहा हूँ। सिर्फ वही तुम्हें आलोप नगर के खूनी जंगल का रास्ता बता सकती हैं। मैंने पूछा, जोगन माया देवी मुझे कहाँ मिलेगी? जोगी बोला, तुम दिल्ली से झांसी जाओगे, झांसी से तुम्हें राजगढ़ पहुँचना होगा। राजगढ़ से पश्चिम की तरफ चुखंबा गांव तक बैलगाड़ी जाया करती है। तुम बैलगाड़ी में बैठकर चुखंबा गांव जाओगे। चुखंबा गांव से पश्चिम की तरफ 1 कोस के फासले पर आलोप नगर के जंगल शुरू हो जाते हैं। जहाँ से जंगल के स्याह काले दरख्तों की दीवार शुरू होती है, वहाँ तुम्हें एक मूड़ी मिलेगी। वहाँ जोगन माया देवी एक कुटिया में रहती है। तुम इसको जाकर कहना कि तुम्हें बिनवासी जोगी ने भेजा है। तुम इसको सारी राम कहानी सुना देना। जोगन माया देवी तुम्हें आलोप नगर के खूनी जंगल का रास्ता बता देगी। जोगी ने जो सफ़र बताया था वो काफ़ी लंबा था और ट्रेन में ही सारा सफ़र तय करना था। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी जेब में 200 के करीब रुपए मौजूद हैं। फिर भी मैंने जेब से नोट निकाल कर गिने, पूरे 200-300 रुपए थे। जोगी मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम जोगी के भेष में जाओ तो तुम्हें रेल का किराया नहीं देना पड़ेगा। भारत में जोगी सन्यासी रेल में मुफ्त सफ़र करते हैं। सरकार की तरफ से इन्हें इसकी इजाज़त मिली हुई है, मगर मैं जोगी का भेष नहीं बदलना चाहता था। मैंने कहा, नहीं महाराज, मैं इन कपड़ों में ही सफ़र करूँगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुम यहाँ से स्टेशन की तरफ चल पड़ो। तुम्हें रात के अंधेरे में एहतियात से काम लेना होगा। पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। जाओ। मैंने जोगी का शुक्रिया अदा किया और कुटिया से निकलकर सामने से जो छोटी सड़क गुजरती थी इस पर आ गया। सर्द रात खामोश और वीरान वीरान थी। दूर दूर तक हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अंदाजे से दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख किया और चल पड़ा। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया था। कुछ दूर चलने के बाद मैं रुक कर पीछे देख लेता था कि कोई इंटेलिजेंस का आदमी मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। अभी तक मुझे ऐसा कोई इंसान दिखाई नहीं दिया था। मैं एक बड़ी सड़क पर आ गया। सड़क के दोनों जानिब बिजली के खंभों पर मरकरी लाइट्स रोशन थी। सड़क खाली थी। किसी वक्त कोई भारी ट्रक या ट्रेलर गुजर जाता। मेरा ख्याल था कि रात आधी गुजर चुकी है। मैं काफ़ी दूर तक चला गया। एक जगह चौराहा आ गया। यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी फासले पर इमारतों में रोशनियाँ टिमटिमा रही थी। मैंने अपना रुख नहीं बदला था। मुझे यकीन था कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ दिल्ली का स्टेशन इसी तरफ है। मैं चौराहे से आगे निकल गया। 2-3 गाड़ियाँ सड़क पर आगे निकल गई। मैं सड़क के किनारे चल रहा था। एक गाड़ी की रोशनियाँ दिखाई दी तो मैंने यूं ही इसे हाथ दे दिया। गाड़ी मेरे करीब से गुजर गई, आगे जाकर रुक गई। मैं दौड़ कर आगे गया। ये एक जीप थी। मुझे अचानक ख्याल आया कि कहीं यह पुलिस या फौज की जीप ना हो, लेकिन वो सिविलियन जीप थी। एक सिख इसे चला रहा था। मुझे देखकर बोला, कहाँ जाओगे ओए? मैंने कहा, सरदार जी रेलवे स्टेशन जाना है। इसने कहा, बैठ जाओ। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने पूछा, कौन हो भाई तुम? आधी रात को इस तरफ कहाँ से आ रहे हो? मैंने यूं ही एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी। रेलवे स्टेशन वहाँ से काफ़ी दूर था। सिख ड्राइवर बड़ा खुश मिजाज था। इसने थोड़ी थोड़ी पी भी रखी थी। कहने लगा, मैं 12 खंबा जा रहा हूँ, मगर तुम्हें स्टेशन पर छोड़ कर जाऊँगा। वो मुझे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया। इस वक्त रात का 1:30 बज रहा था। स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। मैंने एक तरफ खड़े होकर माहौल का जायज़ा लिया। मुझे कोई पुलिस वाला दिखाई न दिया। एक कुली से पूछा, झांसी जाने वाली गाड़ी कब छूटेगी? मालूम हुआ इलाहाबाद से आने वाली गाड़ी झांसी तक जाती है। वो 3:30 बजे पिछले पहर जाएगी। मैंने 3rd क्लास का टिकट खरीद लिया था और प्लेटफॉर्म पर आ गया। प्लेटफॉर्म पर मुझे पुलिस का सिपाही नजर आया तो मैं 2nd क्लास के वेटिंग रूम में घुस गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर सो रहे थे। एक बूढ़ा सिख आरामदेह कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। एक बिल्ली खुदा जाने कहाँ से आ गई, वो शायद पहले ही से वेटिंग रूम में छुपी हुई। वो कुर्सियों के पीछे से होती हुई मेरे करीब आई तो अचानक इसके बाल खड़े हो गए। जोर से चिल्लाई और मुझसे डर कर भाग गई। जोगी ने मुझे जो जड़ी बूटी गंगा जल में घोल कर पिलाई थी, इसकी तासीर का मुझे सबूत मिल गया था। ये बिल्ली मेरे जिस्म से खारिज होने वाली खास और बेमालूम बू से डर कर भागी थी। मैं उठकर बाथरूम में पानी पीने आ गया। फर्श पर 3-4 कॉकरोच रिंग रहे थे। जैसे ही मैं दाखिल हुआ उन्होंने दौड़ लगा दी और कोनों खुदरों में घुस गए। साबित हो गया था कि मेरे जिस्म से निकलने वाली बू पाकर अशरातुल अर्ज और बिल्ली वगैरह भाग जाती हैं। बंदर और अजदहों पर मेरी बू का कोई असर नहीं होता, मगर वहाँ कोई बंदर और अजदा नहीं था। मैं इस वक्त तक वेटिंग रूम में ही रहा जब तक कि झांसी जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर नहीं आ गई। गाड़ी में काफ़ी रश था। मैं प्लेटफॉर्म पर मौजूद पुलिस वालों की आंख बजाकर एक डब्बे में घुस गया। ट्रेन चल पड़ी। जब तक दिल्ली शहर की रोशनियां नजर आती रहीं, मैंने खिड़की से बाहर झांक कर न देखा। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। मैं ऊँघने लगा, फिर वहीं सर लगाकर सो गया। तकरीबन सारी रात का जागा हुआ था। आंख खुली तो धूप निकली हुई थी।
ट्रेन किसी बड़े शहर में दाखिल हो रही थी। मैं इस शहर का नाम भूल गया हूँ। तीसरे पहर झांसी का स्टेशन आया तो मैं उतर गया। वहाँ से राजगढ़ जाने वाली ब्रांच लाइन की गाड़ी मुझे 1 घंटे के बाद मिली। ये 1 घंटे का सफ़र था। राजगढ़ वस्ती भारत के जुनूब में एक मामूली सा स्टेशन था। यहाँ से मुझे बैलगाड़ी में सवार होकर चौखंबा गाँव जाना था, जहाँ से आगे 1 कोस के फासले पर इस मुड़ी तक जाना था जहाँ से आलोप नगर यानी गुमशुदा शहर का खूनी जंगल शुरू होता था। इस जगह मुझे जोगन माया देवी से मिलना था। अभी दिन की रोशनी काफ़ी थी। राजगढ़ 150 खपरेल के डहलान छतों वाले पुराने टाइप के क्वार्टरों वाला गांव था। गांव से बाहर एक जगह 3-4 बैलगाड़ियां खड़ी थी। एक बैलगाड़ी पर कुछ देहाती औरतें और मर्दे सवार थे। ये चौखंबा गांव जा रही थी। मैं भी इसमें सवार हो गया। बैलगाड़ी चल पड़ी। छोटे छोटे टीलों और खेतों के दरमियान एक गैर हमवार कच्चा रास्ता था जिस पर गाड़ी हचकोले खाती जा रही थी। 1-1.5 घंटे की मुसाफत के बाद चौखंबा गांव आ गया। यहाँ सिवाय चंद एक झोंपड़ियों और पुराने तालाब की और कुछ नहीं था। यहाँ से मुझे जुनूब की तरफ 1 कोस के फासले पर वाक़े आलोप नगर के जंगल की सरहद तक पैदल जाना था। मैं अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। इस वक्त सूरज मगरिब की जानिब ऊंचे पहाड़ियों के पीछे छुप गया था। मैंने एक देहाती से आलोप नगर के जंगल का रास्ता पूछा तो इसने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। मैंने इसे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मुझे आलोप नगर के खूनी जंगल में नहीं जाना, बल्कि जंगल की सरहद पर एक जगह बांस के ज़ख़ीरे में मेरे चचा ठेकेदारी का काम करते हैं। मैं इससे मिलने जा रहा हूँ। 1 कोस का रास्ता खेतों और ऊंची घास के मैदान में से होकर गुजरता था। मैं ऊंची हाथी छप्पा घास के मैदान में से बाहर निकला तो मुझे दूर एक स्याह दीवार नजर आई। ये स्याह दीवार दर हकीकत आलोप नगर यानी गुमशुदा शहर की खूनी जंगल के सरहद के दरख्त थे। यही किसी जगह एक मुड़ी थी। मुड़ी इस जगह को कहते हैं जहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाने के बाद इसकी हड्डियाँ दबा देते हैं। शाम के साए बढ़ते चले जा रहे थे। यहाँ खेतों का सिलसिला ख़त्म हो गया। जंगली झाड़ियों और खुश्क घास वाली ज़मीन थी। कोई पगडंडी भी नहीं थी जिससे जाहिर होता था कि इस तरफ कोई देहाती आता जाता नहीं है। मैंने गुमशुदा शहर के खूनी जंगल के स्याह काले दरख्तों की दीवार को नज़र में रखा हुआ था और इसी तरफ चल रहा था। एक जगह मुझे दरख्तों के नीचे धुआं उठता दिखाई दिया। मैं इस तरफ बढ़ा। दरख्तों के नीचे एक चबूतरा सा बना हुआ था। चबूतरे पर एक छोटी सी बांस की कुटिया थी। कुटिया के आगे दरख्त का एक मुड सुलग रहा था। ये जोगन माया देवी की कुटिया ही हो सकती थी। मैंने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। कुटिया का बांस का दरवाज़ा बंद था। मैंने आहिस्ता से आवाज़ दी, देवी जी, मुझे बिनवासी जोगी ने आपके पास भेजा है। 2-3 बार आवाज़ देने पर भी कुटिया से कोई औरत बाहर न निकली। मैं चबूतरे के एक जानिब होकर बैठ गया। शाम गहरी हो गई। अंधेरा पूरे माहौल को अपनी आगोश में ले रहा था। फ़िज़ा पर बड़ी पुरइसरार से खामोशी छाई हुई थी। किसी वक्त एक दरख्त पर कोई परिंदा 2-1 बार बोल कर चुप हो जाता था। मैंने जायज़ा लिया। कुटिया के दरवाजे के पास मिट्टी का एक छोटा मुंह वाला घड़ा रखा हुआ है। इसके ऊपर मिट्टी का प्याला पड़ा है। करीब ही एक देगची पड़ी है। एक तरफ एक तरशोल ज़मीन में गड़ा हुआ था। ये कुटिया जोगन माया देवी के सिवा और किसी की नहीं हो सकती थी। वो जंगल में गई होगी। मैं सोचने लगा कि एक औरत अकेली वीरानी में कैसे रहती है। मुझे खुश्क पत्तों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो शाम के धुंधलके में मुझे एक बहुत बड़ा बिनमांस टाइप का बंदल नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरे पास रिवॉल्वर नहीं था, सिर्फ कमांडो चाकू ही था। इसके बावजूद मैं इतने बड़े बंदर को देखकर एक बार तो डर गया। मुझे जोगी की बात याद आ गई कि तुम्हारे जिस्म की बू से तमाम कीड़े मकोड़े और जानवर चौपाए डरकर दूर भाग जाएंगे, मगर बंदर और अजदा पर तेरे जिस्म से निकलने वाली जड़ी बूटियों की बू का कोई असर नहीं होगा। यही वजह थी। ये सुर्ख खूनी आंखों वाला बिनमांस बराबर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मैंने चाकू निकाल लिया था और चबूतरे पर खड़ा हो गया था। बिनमांस चबूतरे के पास आकर रुक गया और दांत निकाल कर हलक से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकालने लगा। करीब था कि वो मुझ पर हमला कर देता कि अचानक एक जानिब से किसी औरत की आवाज़ आई, कौन पुत्र, भाग जा भाग जा। दरख्तों में से एक औरत निकल कर सामने आ गई। इसने जिस्म पर सिर्फ गेरवे रंग की एक धोती लपेट रखी थी। इसकी हाथ में किसी दरख्त की टहनियाँ थी। औरत की आवाज़ पर बिनमांस वापस चला गया। मैंने चाकू बंद करके जेब में रखा और बड़े अदब से इस औरत से कहा, देवी जी, क्या आप ही का शुभ नाम माया देवी है? इस दौरान वो औरत चबूतरे पर चढ़ आई थी। इसने दरख्त की टहनियाँ सुलगते हुए मुंड के ऊपर डाल दी। टहनियों ने फौरन आग पकड़ ली। खुदा जाने ये किस दरख्त की टहनियाँ थी। आग के शोले की रोशनी में इस औरत ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें गुरुदेव जी ने भेजा है? मैंने कहा, जी हाँ देवी, मुझे बिनवासी जोगी ने तुम्हारे पास भेजा है। बैठ जाओ। मैं आग के छोटे से अलाव के एक जानिब होकर बैठ गया। जोगन कुटिया के अंदर चली गई। बाहर आई तो इसके हाथ में लालटेन थी जो रोशन थी।
वो अंदर से लालटेन जलाकर लाई थी। लालटेन को इसने कुटिया के बाहर दरवाजे के पास लटका दिया। लालटेन और अलाव के शोले की वजह से वहाँ इतनी रोशनी हो गई थी कि मैं जोगन को अच्छी तरह देख सकता था। वो मेरे सामने एक चौकी पर बैठ गई। वो जवान और सेहतमंद औरत थी। रंग गहरा सांवला था, स्याह बालों का इसने पीछे जोड़ा बनाया हुआ था। गले में जोगियों वाली माला थी। जिस्म पर सिर्फ गेरवे रंग की एक धोती ही थी, जिसके एक पल्लू से इसके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा ढांप रखा था। इसका जिस्म जगह जगह से दिखाई दे रहा था। कहने लगी, मैंने रात को ही ज्ञान ध्यान से मालूम कर लिया था कि तुम मेरे गुरुदेव के हुक्म से यहाँ आ रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? मैंने इसे साफ साफ बता दिया था कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम करमदाद है। और फिर मुख्तसर करके अपनी पूरी कहानी भी इसे सुना दी। वो बड़े गौर से सुनते रही। इसकी आंखों में सुर्खी थी और एक अजीब किस्म की कशिश थी जो जंगल में अकेला रहने की वजह से पैदा हो गई थी। कहने लगी, मैं सब समझ गई हूँ, तुम पहले भोजन कर लो, फिर तुमसे बात करूँगी। इसने कुटिया में से एक थाली में शकरगंदी और कुछ केले लाकर मेरे सामने रख दिए। घड़े में से पानी का प्याला भरकर लाई। हम साधु सन्यासी लोग हैं, फल फूल पर गुजर बसर करते हैं। मुझे भूख लग रही थी। मैंने शकरगंदी और केले खाए, पानी पिया और जोगन का शुक्रिया अदा किया। अलाव की आग मदम पड़ती जा रही थी। इसने दरख्त की कुछ शाखें अलाव में डाल दी और बोली, मैं चिलम भर कर ले आऊँ। वो कुटिया में चली गई और एक छोटी सी मिट्टी की चिलम ले आई, जिसके नीचे कपड़े की धज्जी से लिपटी हुई थी। वो अलाव के पास मेरे सामने बैठ गई। चिलम भरी हुई थी। इसने अलाव में से एक जलती हुई टहनी से एक अंगारा निकालकर चिलम के ऊपर रखा। कपड़े की धज्जी वाला चिलम का हिस्सा दोनों हाथों में लेकर मुंह के साथ लगाया और जोर जोर से कश लगाने लगी। मेरा ख्याल था कि चिलम में तंबाकू होगा, मगर जब धुआं निकला तो इसकी बू से मालूम हुआ कि चिलम में चरस भरी हुई थी। 6 साल लंबे लंबे कश लगाने के बाद जब चिलम में से एक लाट निकली तो जोगन ने मुंह से धुआं निकालते हुए चिलम अपने पास ही ईंट के साथ लगा कर रख दी और बोली, तुम चिलम पियोगे? मैंने कहा, नहीं देवी जी, मैं चिलम नहीं पीता। वो बोली, मेरा खामन तो खूब चरस पीता है। मैंने कदरे ताज्जुब से पूछा, देवी जी आपका खामन कहाँ है? वो बोली, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था, तुमने भी इसे देखा था, वो तुम पर हमला करने वाला था। मैं हैरत में डूब सा गया। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि जोगन बोली, हाँ हाँ, हैरान क्यों होते हो? वो बिन मानस जो आया था वही मेरा खामन है, मगर मैं इससे तंग आ गई हूँ। जी चाहता है कि किसी आदमी को अपना खामन बनाऊं। यहाँ मेरी पसंद का कोई आदमी नहीं है। फिर इसने मेरी तरफ घूर कर देखा। इसकी आंखों में चरस की सुर्खी झलक रही थी। कहने लगी, तुम बड़े खूबसूरत और जवान हो। इधर के आदमी बिल्कुल बोने बोने से होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम मेरे खामन बनोगे? मैं तो डर गया कि ये किस किस्म की औरत है। मैं इसे नाराज़ भी नहीं कर सकता था। इसकी मदद से मुझे अपनी गुमशुदा बीवी का सुराग लगाना था। मैं इसका खामन भी नहीं बन सकता था। मैंने हाथ बांध कर आजी से कहा, देवी जी आप तो मेरे लिए आकाश देवी हैं। और फिर मैं गर गर हंसती हूँ, मेरी पहले से बीवी है। वो बोली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा भी एक आदमी खामन था, वो शहर में रहता है, मैंने इससे छुटकारा हासिल कर लिया है। इसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं थी। तुम पूरे मर्द हो, तुम मुझे अच्छे लगे हो, और फिर तुम मेरे जीवन भर के खामन थोड़े हो गए। जब तक मेरे पास हो मेरे खामन बनकर रहो। जब अपनी पत्नी को ले आओगे तो बेशक चले जाना। हम जोगी सन्यासी लोग हैं, कभी किसी के साथ मन नहीं लगाते। मैं अजीब उलझन में मुब्तला हो गया था। इस किस्म की हरकत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी। मेरी सारी जवानी पाकबाजी में गुजरी थी। मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी औरत मेरी बीवी जमीला ही थी। इस जोगन के आगे साफ साफ इनकार भी नहीं कर सकता था। मैंने यही मुनासिब समझा कि बात का रुख किसी दूसरी तरफ पलट दिया जाए। मैंने कहा, देवी जी क्या ये सच है कि आलोक नगर में आज तक कोई इंसान नहीं गया? मेरी चाल कामयाब रही। मैं मौजू बदलने में कामयाब हो गया। जोगन ने बड़े जलाली अंदाज में कहा, आलोप नगर में किसकी हिम्मत है कि जाए? एक बार अंग्रेज़ लोगों की एक शिकार पार्टी खोज लगाने वहाँ गई थी। इनमें से कोई वापस नहीं आ सका। कुछ को मगरमच्छ हड़प कर गए, कुछ सांपों के डसने से मारे गए। जो एक आध सांपों मगरमच्छों से बच, इसे आदमखोर जंगली बेलों ने हड़प कर लिया। आलोप नगर तक कहाँ पहुँचे थे? आलोप नगर जंगल के देवताओं का नगर है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं जा सकता। मैंने पूछा, देवी जी आपको तो मेरी सारी कहानी का पता चल चुका है। अगर वहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता तो मेरी बीवी को लेकर दुष्ट सपेरा वहाँ कैसे चला गया? जोगन मुस्कुराई, कहने लगी, ये एक राज है। तुम्हें सिर्फ इतना ही बताई देती हूँ कि ज़रूर आलोप नगर के महादेव को तुम्हारी बीवी पसंद आ गई होगी। दुष्ट सपेरा महादेव का ख़ास आदमी है। जब महादेव जी को बाहर की कोई औरत पसंद आ जाती है या इसके कोई गुण पसंद आ जाते हैं तो वो दुष्ट सपेरे को हुक्म देते हैं कि फला औरत को उठा कर ले आओ, और दुष्ट सपेरा इस औरत को चाहे वो कहीं भी हो उठा कर ले आता है, कभी ज़बरदस्ती बेहोश करके और कभी नाग देवता का मंत्र फूंक कर। तुम्हारी बीवी पर सपेरे ने नाग देवता का खास मंत्र फूका था। इसी के असर से वो अपने आप दुष्ट सपेरे के साथ चल पड़ी थी। मैंने आजी से कहा, देवी जी किसी तरह मेरी बीवी को वहाँ से निकाल दीजिए। मैं आपका सारी ज़िंदगी दासी बनकर रहूँगा, आपका हर हुक्म मानूंगा।
जोगन ने नथरें फुलाकर गहरा सांस लिया। इस वक्त वो मुझे वाकई बिन मांस की बीवी मालूम हुई। कहने लगी, मुझे वचन दो कि तुम मेरा हर हुक्म मानोगी, फिर मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैंने कहा, मैं वचन देता हूँ। वो बोली, याद रखो, अगर तुम अपने वचन से फिरोगे तो तुम और तुम्हारी बीवी जहाँ भी होगे, मैं वहाँ पहुँचकर तुम दोनों को अपने तरशोल से हलाक कर दूंगी। मैंने हाथ बांध कर कहा, देवी जी, मैं वचन करता हूँ और अपने वचन पर कायम हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।